बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, आज जो है वो वीक का लास्ट रोज़ होता है जिसमें हम मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं और इसके अंदर हम जो चीज़ें लेकर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेकर आते हैं, यानी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल भी होती है वो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोग पिक कर पाते हैं। यानी आज का जो मौजू है वो सिंपल ये मौजू हमने रखा है कि जैसे हेल्थ इशूज़ रोज़ पर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर, उस मौज़ूआत पर बात करेंगे हम। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ा तेज़ी से वायरल भी फैलता जा रहा है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है, और साथ ही साथ पेट की दीगर बीमारियां बहुत सारी ऐसी हैं जो कि पाई जा रही हैं। और क्या वजूहात हैं इनकी, क्या डाइट में कोई प्रॉब्लम है या दीगर कोई इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि डेंगू के जो केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के केसेस के अंदर होता क्या है, सिम्टम्स कौन कौन से लाहक होते हैं, डेंगू कितना आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही मलेरिया के केसेस में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो मलेरिया के केसेस के हवाले से भी मैं आपको अवेयरनेस दूंगी कि कौन कौन सी ऐसी प्रोटेक्शंस हैं जो कि आप घर में बैठकर ले सकते हैं, जो कि आप मलेरिया से बच सकते हैं। और साथ बच्चों के अंदर एक कॉमनली चीज़ पाई जा रही है, वो नमूनिया पाई जा रही है, यानी बच्चों का चेस्ट इन्फेक्शन होता है और वो नमूनिया में तब्दील हो जाता है और हमें पता नहीं लगता, और वो इतना ज़्यादा जो है ना क्रिटिकल हो जाता है बच्चों के लिए कि बड़ा नुकसान का बाइस बनना शुरू कर देता है। तो आज प्रोग्राम के अंदर हम तमाम चीज़ें ये डिस्कस करेंगे और साथ ही हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, और क्योंकि जान ही तो आपकी तमाम चीज़ें होती हैं। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी अगर आपकी हेल्दी है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगने लग जाती हैं, और अगर आप एक हेल्दी इंसान नहीं है तो आप लोगों को कुछ भी जो है ना मज़ा नहीं आता ज़िंदगी जीने के अंदर। तो आज पूरे प्रोग्राम के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ और जो आज गेस्ट मौजूद है प्रोग्राम के अंदर वो डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जो आजकल वेदर चेंजेस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डस्टी वेदर हो रहा है, और डस्टी वेदर के साथ साथ आबो हवा चेंज हो रही है, माहौल में आलूदगी बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है बच्चों का चेस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, और अगर चेस्ट इफेक्ट हो रहा है तो वो नमूनिया के अंदर तब्दील हो जाता है। लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं लग पाता कि बच्चों के साथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और वो घर में रहकर ही उनका इलाज कर रहे होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उनकी कंडीशन हो जाती है फिर जाके हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं। तो ये नमूनिया में कन्वर्ट कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है ये आपका। इसकी वजह यह है कि इस टॉपिक के बगैर जो है ना बच्चों को सर्वाइव नहीं किया जा सकता। आप ये देखें कि जब भी कोई हम जरासीम की बात करते हैं तो हम माहौल के हिसाब से लेते हैं, और माहौल में सबसे ज़्यादा जो विंटर सीजन आता है इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्लांट हैं, डस्ट आ गई आपके, घरेलू कुछ प्रॉब्लम्स आ गए आपके, यानी बेसिकली हाइजीनिक कंडीशन हमारे यहाँ जो है वो सही तरह डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जहाँ जर्म्स होते हैं वहाँ जर्म्स को हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसे मौसम में एक हम एलर्जन करते हैं, यानी एक एलर्जिक फैक्टर्स होते हैं, एक जरासीम के होते हैं, जरासीम को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें, स्पायरोचिट हो गए, इन्फेक्शन हो गए, फिर इनमें और दूसरी चीज़ें सीरियस होती चली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉमन है, बिल्कुल ज़्यादा जो कॉमन होते हैं यानी बच्चों के हवाले से, वो दो चीज़ें होती हैं। एक एलर्जिक चेस्ट इन्फेक्शन कहलाता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाता है। जो एलर्जिक होता है वो उससे एलर्जिक फैक्टर आते हैं, उसमें भी सांस डिजनिया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसमें भी होगी। अच्छा, जो इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसमें सबसे जो कॉमन है वो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन आता है, स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया कहलाता है। वो नमूनिया न्यूमोकोकल यानी नमूनिया का कंडीशन डेवलप हो जाती है। नमूनिया हम कहते किसको हैं? नमूनिया असल में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी विद कफ और टेम्परेचर, तीन चीज़ें लाजमी हैं नमूनिया के लिए। जबकि एलर्जिक नमूनिया जो होगा उसके अंदर टेम्परेचर नहीं होगा और कफ नहीं होगी, सही, उसमें खाली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। यानी मरीज आएगा कि बच्चे की जो सांस बढ़ रही है, सांस जो खड़ रही है, और आप देखा टेम्परेचर देखा कुछ नहीं है, आपने पूछा कि खांसी तो नहीं है, कह रहे नहीं खांसी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन सांस क्यों बढ़ रही है इसकी? अब जब सांस बढ़ती है तो इस मौसम में हम कोरोना की तरफ भी जाते हैं, उसमें भी यही चीज़ है। कोरोना में भी यही है कि खाली जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और बाकी क्लिनिकल फीचर नहीं आते आजकल के हिसाब से। जो हमारा डेल्टा वायरस है उसमें यही होता है। जबकि अगर हम डेल्टा से थोड़ा सा पीछे चले जाएं
वो वायरस जो होता है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगी, यानी आपको फ्लू होगा, कफ होगा, स्नीजिंग होंगी, वो एलर्जी के फैक्टर्स आ रहे हैं। अब इसमें इस मौसम में हम ये समझते हैं बाद कि भाई ये भी एलर्जिक में चल रहा है, हमें दोनों एक्सक्लूड करनी है। यानी आपको कोरोना जो नमूनिया कॉज कर रहा है या नमूनिया जो ये वो चेस्ट इन्फेक्शन करना है उसको भी देखना है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि एलर्जिक हो रहा हो। अच्छा, वो फीचर जो ऐसा होगा, हाई ग्रेड फीवर, हाईली कफ हो रहा है, चेस्ट ब्रीथिंग बहुत ज्यादा हो रही है हमें, तो वो तो क्लियर कट वो तो नमूनिया है, समझे। लेकिन उसमें कोरोना में ऐसा नहीं होगा ये, या दूसरे कोई वायरस जरासीम यानी आप कह रहे हैं कि कोरोना के साथ भी नमूनिया पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इस वक्त की जो क्लिनिकल कंडीशन हमारे यहाँ जो डेवलप हो रही है, जो स्ट्रेस का बाइस बनती है डॉक्टरों के लिए भी, वो यही है कि इतना क्लोज होते हैं ये चीजें। अब इस वक्त फॉर्चुनेटली ये हुआ कि इस वक्त कोरोना कम हो गया। पिछले साल लास्ट ईयर इस वक्त इसमें मौसम में अक्टूबर में कोरोना कम हो गया था, तो हमने कहा चलो कम हो गया, नवंबर में फिर बढ़ गई थी उसकी बाइक, अब फिर बढ़ने का चांस आ रहा है, क्योंकि हम दोनों फैक्टर को देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त खुदा का शुक्र है ये कि इस वक्त नमूनिया के केसेस एज कम्पेयर टू नमूकोकल या एज कम्पेयर टू कोरोना के केसेस के मुकाबले में कम हो रहे हैं, तो हम सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ है। अच्छा, दो चीजें आती है नमूनिया में, एक तो बच्चों को भी डेवलप होता है और बड़ों को भी होता है, यानी जो ओल्ड एज के हैं। बेसिक चीजें वही आ गई जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, इम्यूनिटी। आपका जब भी डिफेंस मैकेनिज्म बच्चों में कमजोर होगा या ओल्ड एज में अब 60 तो उसमें भी होगा, तो दोनों डेंजरस हैं इस मौसम में, दोनों रिस्क फैक्टर है, दोनों रिस्क पे खड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे मैंने डिफिकल्टीज देखी हैं कि डॉक्टर्स के सामने ये भी डिफिकल्टीज आती हैं कि नमूनिया प्लस मलेरिया हो गया है, यानी ये दो केसेस भी इंजेक्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर और पता ही नहीं लग पाता कि इसको दोनों से आधा के नमूनिया से वो ऑलरेडी फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ सोने पे सुहागा उसको मलेरिया भी हो जाता है, तो तब आप लोग कैसे इसको डायग्नोज करते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई खतरात के बाद आप न जाएं, अताई डॉक्टरों के पास न जाए, आप मरीजों हम कहते हैं कि आप बच्चों को अपने डॉक्टरों के पास लेके जाएं, क्योंकि हम लोग क्लियर कर लेते हैं, हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, पता चल जाता है। वो बुखार जो सर्दी के साथ होगा, हल्की सर्दी होगी, उसके अंदर राइगर चिल्स होंगे, फिर हाई ग्रेड फीवर होगा, कफ होगा, डिस्निक होगा, ये नमूनिया है। अच्छा, अब मलेरिया देखिए, हाई ग्रेड फीवर विद हाईली चिल, राइगर्स होंगे, इतने ज्यादा राइगर्स होंगे उसमें कि बहुत तरह 3-4 कंबल आपको डालने पड़ेंगे। अच्छा। आपको या इतने उसमें राइगर्स होंगे। फिर उसको क्या होगा, जब ये बुखार सर्दी लग के खत्म होगा तो जिस्म हल्का होना शुरू होगा, तो फिर हल्का होगा तो फिर बुखार तेज होगा उसमें, यानी पहले राइगर्स में बुखार कम होगा, जब सर्दी लग रही है तो उसके बाद बढ़ेगा। वो पहला फेज था, अब ये सेकंड फेज है, जब इनको नीचे आ गया तो अब उसको पसीना आ गया। अच्छा, मलेरिया में स्वेटिंग यानी पसीना आना जरूरी है। अच्छा, वो मलेरिया, यानी जब फीवर आपका उतरेगा तब आपको स्वेटिंग होगी, बुखार उतर जाएगा और फिर दोबारा फीवर चढ़ने की चांसेस दोबारा अभी नहीं चल। अच्छा। मलेरिया में नहीं चढ़ेगा। अच्छा। हाँ, वो फिर या तो एक दिन छोड़ के आएगा या फिर रात को आएगा, यानी चांसेस होते हैं कि दोबारा चढ़ सकता है। वही नमूनिया वो तो होगा। इसकी नमूनिया की 4-5 किस्में होती है, यूजुअली 4 होती हैं। जो वायरस की हमारी जो किस्म होती है वो ऑल्टरनेट फीवर होता है, यानी वही ज्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ कि वो एक दिन छोड़ के आएगा और वो कल इसी टाइम पे फिर आएगा बुखार। नमूनिया में और टाइफाइड में ये डिफरेंस होगा कि टाइफाइड में क्या होगा कि यही बुखार जो खत्म हो गया था फौरन दोबारा चढ़ जाएगा। सही, यानी ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि अमूमन लोगों को पता नहीं होती है, कि वो समझते हैं कि नमूनिया के सिम्टम्स है, वो भी बाद में जाके उनको पता चलता है। उसके बाद टाइफाइड भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, उसके बाद मलेरिया का भी उनके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो बहुत सारी जो है ना डिफ़िकल्टीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ बैठने का मकसद ये है कि आप लोग को तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी कि किस तरीके से आप लोग जो है इन तमाम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और एक कंसल्टेंट के पास जाएँ, क्योंकि फिजिशियन के पास जाना और किसी अताई डॉक्टर के पास जाने से आप लोग का नुकसान ही होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक पे आप आ जाते हैं तो आपका केसेस और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। कंसल्टेंट उसको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद ही आपको कोई ट्रीटमेंट देगा। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे, यानी ये छोटे से इश्यूज़ होते हैं लेकिन इसको लाइटली लेने के बाद हम लोग बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल से सिम्टम्स हो रहे होते हैं। जब हमें खांसी की शिकायत हो रही होती है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है या कोई भी वायरल हो रहा होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी वायरस इंजेक्ट हो जाता है या चला जाता है तो वो ये सिम्टम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उस वायरल को आपने पीक पर जाने दिया या फिर आपने स्टार्ट से उसको पकड़ा नहीं, तो फिर वो बहुत सारी आपके अंदर ना डिफ़िकल्टीज क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि मलेरिया के सिम्टम्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं, टाइफाइड के सिम्टम्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर अगर आपको कोविड हो गया और कोविड के साथ ये तमाम चीज़ें जो है ऐड हो गई हैं, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसमें बढ़ सकती है। और नमूनिया की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोग अगर स्टार्ट से पकड़ लेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं और आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स नहीं होगी। और जैसे कि आप लोग जाते हैं कि कोई भी आप लोग के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अताई डॉक्टर के पास चले जाते हैं या फिजिशियन के पास चले जाते हैं। तो जब आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे आप लोग को जो है ना, जब चेकअप किया जाता है तो मेडिसिन पकड़ा दी जाती हैं बहुत सारी, और जब मेडिसिन आपको पकड़ाई जाती हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। तो एंटीबायोटिक जब आप नमूनिया के अंदर या टाइफाइड के अंदर या मलेरिया के अंदर लेंगे बगैर डायग्नोस हुए हुए कि आपको एक्चुअली हुआ क्या है, और अगर आप बगैर डायग्नोस के तमाम मेडिसिन ले रहे होंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग कंसल्टेंट के पास जाएं, कंसल्टेंट से रुजू करें, और कंसल्टेंट जो आपको कह रहा है ना कि ये चीज़ें आप लोग के लिए ट्रीटमेंट बेहतर है, तो वहाँ पर जाकर जो है वो बेहतर तरीके से आप लोग का इलाज हो सकता है। डॉक्टर आबिद, जैसे कि हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक के हवाले से कि अमूमन हम देखते हैं कि फिजिशियन के पास चले जाते हैं और नॉर्मली अताई डॉक्टर जो होते हैं उनके पास अगर चले गए लोग तो वो लोग नज़ला ज़ुकाम खांसी वायरल देख लिया, ना आगे डायग्नोस किया, ना आगे पता चला कि मलेरिया के सिम्टम्स हैं या नमूनिया के सिम्टम्स हैं या टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, कुछ पता नहीं है उनको। एक नॉर्मल सा उन्होंने देखा कि फ़ीवर हाई है और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसके साथ इंक्लूड हुई हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी लिख कर और साथ दीगर दवाइयाँ दे दी कि आप ये खाएँ, 1 हफ्ते का कोर्स करें, अगर सही नहीं होता फिर दोबारा हमारे पास आएँ 10 दिन के बाद। तो ये सारी कंडीशन आप क्या समझते हैं कि मज़ीद वर्स्ट हो जाती है इसमें? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हम लोग बहुत से काम बगैर सोचे समझे करते हैं, और डॉक्टर जो इतना सेंसिटिव प्रोफेशन है वो इस बात को बाज़ औक़ात नहीं सोचता और जो दिल चाहता है वो लिख देता है उठा के। देखिए, सपोर्टिव थेरेपी एंटीबायोटिक हो गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गई, एंटीवायरल हो गई, समय और एंटी सीधा टीबी कॉक्स के हो गए, एंटी कॉक्स हो गए, सारी मेडिसिन हमारे यहाँ पर मौजूद होती है। हमें सिर्फ डिटेक्ट करना है कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो बहुत ज़रूरी है डॉक्टरों का। हमारे पास जब पेशेंट आता है हम विदिन 3 to 4 मिनट में सारा कुछ देख लेते हैं, यानी उसकी हम सिम्टम पूछ लेते हैं और साइन से पता कर लेते हैं कि मोर देन 50% हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कंसल्टेंट की बेसिकली क्वालिटी भी यही होती है ना कि वो देख कर ही डायग्नोस कर लेते हैं। अच्छा, उसी को जब हम ये कहते हैं कि इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम आ गई है, वायरस की आ गई है, नमूनिया की आ गई है या कोई टाइफाइड की आ गई है, तो हम फौरी तौर पर उनसे कहा जाता है कि आपको ये टेस्ट लाजमी करने हैं। हम उसी पहले स्टेज में हम कुछ लिख देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक उस वक्त नहीं देते, लैब टेस्ट हम डायग्नोसिस कराते हैं। जैसे ही वो लैब के टेस्ट आते हैं चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। जब तक आप कुछ सपोर्टिव थेरेपी दें, अगर आप कंफर्म कर लेते हैं कि ये कोई वाकई इन्फेक्शन और कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है जो हमारे ध्यान में आ चुका है, तो हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका बिल्कुल रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आएगा। जब आप इतनी समझ के आप लिखेंगे तो लाजमी चीज़ें 100% आएगा। देखिए, ये सब नहीं होता। बाज़ मरीज ये कहते हैं कि सर आपने डायग्नोज भी कर लिया, लैब भी टेस्ट हो गई, फीवर नहीं छोड़ रहा, फीवर खत्म नहीं हो रहा है। भाई, बाज वायरस ऐसे होते हैं जब उनको कह दिया जाता है कि ये आपका 3 दिन लगेंगे, इसमें 5 दिन लगेंगे, इसमें 2 दिन लगेंगे। मीजल के देख लें, वायरस होता है मीजल का। अब जब वो मीजल के दाने जब बुखार आता है 4 से 5 दिन, तो बुखार उतरता ही नहीं है वो। आप उसको बुखार उतार थक जाते हैं। जब मरीज आपके पास आता है तो आपसे कहता है कि सर कितने डॉक्टरों को दिखाया, इसका बुखार नहीं उतार सकते आप। हमने एक नज़र देखा, हमने कहा कि देखो बीवी, ये है कि ये बच्चे को खसरे का इम्कान हो चुका है, ये अभी 2 दिन और लेगा, आपका बुखार अभी नहीं उतरेगा। जैसे ही रैशेज अपीयर होंगे चेहरे के, ये बुखार सेटल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रैशेज निकले, मीजल में ये स्पेसिफिक हम साइन भी और सिम्टम भी है कि फीवर सबसाइड हो जाता है। अगर फीवर कंटिन्यू है, यानी रैशेज निकला है, पूरी बॉडी के ऊपर, चेहरे पे निकलेंगे फर्स्ट 2 डे, फिर उसका नीचे आ जाएंगे बॉडी के ऊपर, फीवर जब भी चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपका बच्चा नमूनिया में जा रहा है।
अच्छा। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो चुके हैं, कन्फर्म हुई है, आप फौरी तौर पे फर्स्ट डे जब आपने देखा यानी कि मीजल्स के साथ भी कन्वर्ट हो सकता है नमूनिया? बिल्कुल है, ये नमूनिया तो समझ लीजिए कि साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। आपके साथ है, ये दरवाजे पे बैठा हुआ है। आपने कोरोना को देखा, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, समझे थे कम्युनिटी को, ये आपके पास दाखिल हो गया। आपने टाइफाइड में देखा कि फीवर सेटल नहीं हो रहा है, आपने सही तरह एंटीबायोटिक नहीं दिए, आपने सपोर्टिव थेरेपी नहीं दी है, ये इंटर हो गया, नमूनिया प्लस हो गया। इसी तरह मलेरिया का, इसी तरह आपके जो है दूसरी नमूनी कंडीशन है, आपको जरूरी है कि आप डायग्नोज करके फौरन उसका जो है सदभाव करें। अच्छा डॉक्टर उसके आबिद, आप पूरी मुझे तौर पे एक इनहिबिशन और करें। टाइप बता रहे थे नमूनिया कम्युनिकेशन के हवाले से, सही। कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नमूनिया कम्युनिकेशन क्या है, तो जरा इस पे भी रोशनी डाल दें, क्या बहुत ही चीज़ है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जब इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं तो हम ये भी बताते हैं कि ये नमूनिया एक्चुअली क्या है। नमूनिया एक्चुअली इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, फेफड़ों के जो जरासीम में अटैक होते हैं उनको ये सिंपली आप नमूनिया कहते हैं। अगर उसके अंदर फेफड़े इन्वॉल्व हो गए, अगर एक लंग साइड हो गया, चेस्ट का एक साइड हुआ तो वो सिंपल नमूनिया है। अगर दोनों फेफड़े साइड हो गए तो इसके डबल नमूनिया कहते हैं। डबल नमूनिया के सिम्स क्या है? ये दोनों लंग साइड, राइट और लेफ्ट दोनों होंगे। अच्छा, पहले सेशन में इसके 4 सेशंस होते हैं जब में। इसके क्या हो, पहले में सिर्फ कंजेशन होगी, खांसी होगी आपको हल्की सी, बुखार तेज हो गया, जब हल्के फुल्के चिलिंग होगी, सब में ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेज होगी। अगर आपने यहीं सेटल कर दिया पेशेंट को तो बेहतर हो गया, वरना सेकंड स्टेज में चले गया। अब जब सेकंड में गया तो कंसोलिडेशन होती है, यानी डेपोजिशन हो गई है कुछ जर्म्स की, और उसने एक खास स्पेस एरिया ले लिया है। ज्यादातर जो होता है ये मिड लोब होता है राइट का, उसमें जाके जो है अटैक करता है। अगर ये छोटे बच्चों में आएगा ब्रोंकाइल में तो ब्रोंको नमूनिया कहलाएगा। अगर ये बड़ों में हो गया तो लोबाइस हो गया तो लोबार नमूनिया अच्छा, मैंने कहलाएगा। सुना है लंग्स के अंदर सुराख भी हो जाते हैं इसकी वजह से। बिल्कुल, ये तो वो कॉम्प्लिकेशन में आ गई ना। अब हमने नहीं डिटेक्ट किया तो ये आपकी बिगड़ना शुरू हो इसमें गया। आ गया, जिसको रेड हेपेटाइजेशन कहते हैं। फिर और बढ़ गया, गिरे हेपेटाइजेशन हो गया। अब ये रेजोल्यूशन की स्टेप जा रहा है, और फिर अगर आपने नहीं ट्रीट किया तो कॉम्प्लिकेशन होगी। कॉम्प्लिकेशन भी डेंजरस होती है। इसमें लंग एब्सिस बन जाता है, इसमें जो है आपका प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, यानी आपके जो प्लूरा है लंग के, जो एक झिल्ली होती है उसके अंदर पानी आ जाता है, समझे ना। अब जरूरी नहीं है कि वो जो पानी आ रहा है वो टीबी की वजह से ही हो, वो बहुत सी इन्फेक्शन की वजह से भी आ रहा है आपका। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कॉम्प्लिकेशन का कि शुरू में हैंडल नहीं किया गया या मिसिंग हुई है। मिसिंग में 2 तरह की, डॉक्टर ने या तो मिस कर दिया या उसने आपको बता दिया था आपने अपने बच्चों को, या जो आपका पेशेंट उसको आपने दिया नहीं, आपने उसको इजी ले लिया। आपने कहा चलो बुखार कम हो गया, कोई बात नहीं, खांसी कम हुई, दवाई रोक दो, समझे। इसमें तो रोक ही नहीं सकते आप, समझे ना। सिंपल नमूनिया 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाता है, अच्छा, समझे ना। और सिंपल 1 हफ्ते में भी सेटल हो जाता है, लेकिन जो सिंपल बढ़ने शुरू होते हैं वो 3 हफ्ते लेते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है 3 to 6 वीक्स होती है। आपको 3 to 6 वीक पे थेरेपी चलानी है। एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक बहुत जरूरी है। आप उसका कल्चर करा लें, CS होता है, आप कल्चर करा के जो एंटीबायोटिक आ रही है आप उसका यूज कर दें, उससे रेजिस्टेंट भी नहीं होगा। अच्छा, जब कंडीशन वर्स्ट होने लग जाती है, जब नमूनिया बिगड़ने लग जाता है या टाइफाइड मलेरिया बिगड़ने लग जाता है, तो सबसे पहले तो ये लंग्स को इफेक्ट करते हैं। लंग्स के ऊपर इनका इफेक्शन ज्यादा होता है, और लंग्स में क्या पानी भी भरना शुरू हो जाता है? बिल्कुल, यही मैंने कहा ना कि इसमें जो होता है, इसके जो प्लूरा है इसके उसमें पानी डेवलप हो जाता है। ये इसके इफ्यूजन कहते हैं, वो इफ्यूज का पानी जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है। है। तो ये कौन से स्टेज पे आके होता है, यानी ये कॉम्प्लिकेशन है। ये आफ्टर 3 वीक्स, 3 to 4 वीक्स आफ्टर ये पानी आना शुरू होगा। नहीं हो रहा। जी हाँ, और इसकी बड़ी क्लिनिक हम तो वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। हम सिर्फ मरीज आगे एक जुमला कहेगा हम समझ जाएंगे कि पानी डेवलप हो रहा है। वो कैसे होगा? मरीज आके कहेगा सर फीवर नहीं उतर रहा, समझे ना, मेरी सांस हो रही है, लेकिन जब मैं लंबी सांस लेता हूँ ऐसे ये लेता हूँ तो मुझे सांस ज्यादा होती है और मुझे दर्द होता है इधर साइड लंग्स के अंदर, ये लंग्स के अंदर, समझे ना। वो बिल्कुल आपको इंडिकेट कर रहा है, हाथ रख के बता रहा है कि मैं उठा हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल पॉइंट लोकेट कर रहा है कि आपका पास में इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन डेवलप हो चुका है सही आपका। ये हम क्लिनिकली डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो हमें पता चल जाता है उसके अंदर कि उसमें जो है जो भी चीज आती है फटाफट वो रेडियोलॉजी बता देता है, हम भी देख लेते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर इस फ्यूजन का ये होता है कि अगर पानी मामूली है तो हम मेडिसिन से सही करते हैं। अगर खुदा ना खासा काफी बढ़ गया है
तो उसका ड्रेन करते हैं उसको, वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है उसको, वो करते हैं ये। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीजें उसी वक्त होती हैं जब नेग्लिजेंस होती है, या तो डॉक्टर की नेग्लिजेंस होगी या पेशेंट की होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने एंटीबायोटिक दी है वो जो थी इनअप्रोप्रिएट थी, वो अकॉर्डिंगली नहीं थी, वो उसने ऐसा नहीं किया, उसका जो बैक्टीरिया आपने जो उसका जो स्पेक्ट्रम था वो नैरो था, आपने उसके हिसाब से डील नहीं किया। तो हालांकि मेडिसिन बहुत आला आई हुई है, बेहतरीन आई हुई है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, याहिया बात कर रहा हूँ कराची से जी। पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम, और डॉक्टर साहब को मैं डिफरेंट चैनल पे देखता रहता हूँ, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि ये लोगों की नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं, तो ये अच्छी तरह एडवाइस भी देते हैं। मेरा सवाल क्योंकि बच्चों के हवाले से देखें, बच्चे आजकल के जो हमारे हैं वो बच्चों के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे आजकल माँ बाप के एक तो काबू में नहीं है, एक तो ग़िज़ा वो अपनी मर्जी से खाते हैं। जरा से बच्चे बड़े हो जाएं तो ज़ाहिर ऑनलाइन खाने मंगा रहे हैं, घर की सब्जी नहीं खा रहे, ये चीजें नहीं खा रहे हैं, ज़ाहिर उनकी सेहत मुतासिर होती है। मेरा आपसे साइकोलॉजिकल सवाल है, वो ये है कि बच्चे अगर बाहर की चीजों पे लग चुके हैं और वो घर की यानी हेल्थी फूड्स नहीं खा रहे, जिसमें फ्रूट नहीं खा रहे, वो उसमें सब्जी नहीं खा रहे, तो हम उनको किस तरह कन्विंस करेंगे कि वो ये चीजें हेल्थी लाइफ के लिए खाएं? और दूसरी सबसे बड़ी बात, आजकल के बच्चों का, जरा बड़े बच्चों का, जैसे मेरा बेटा जिम करता है, वो रात को एक्सरसाइज करने जाता है 9 बजे। अब 9 बजे वो एक्सरसाइज करेगा और वो सुबह नहीं उठेगा, तो उस एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा मुझे? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। ठीक है, इस तमाम जो आपकी सिचुएशन और जो क्वेश्चन आपने रेस किया है उस हवाले से मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, फिर डॉक्टर साहब से इसी क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आप लोग के साथ आगे चल के नुकसान का बाइस बन सकते हैं। अगर आप उसको स्टार्ट से पकड़ लेंगे तो वो ईजिली जो है वो कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। और जिस तरीके से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, एक कॉलर ने हमसे सवाल किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना डाइट प्लान खुद ही तैयार करते हैं कि हमें ये खाना है, और आजकल ऑनलाइन फूड का बड़ा रिवाज हो गया है कि लोग जो है वो ऑनलाइन फूड के ऊपर जा रहे हैं, और बच्चों ने कहा कि हमें जिंगर बर्गर खाना है, हमें फास्ट फूड खाना है, हमें पिज़्ज़ा खाना है। यानी उनके डाइट के अंदर अब ये चीज़ें आ चुकी हैं जो कि रोज़मर्रा की अशिया होती हैं, जो नॉर्मल ताज़ा ग़िज़ा होती हैं, वो हम लोग नहीं ले पाते। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये बच्चों को जो है हम नहीं दे पाते। वो क्यों नहीं दे पाते? वो भी एक जो कताई होती है वो पेरेंट्स की तरफ से होती है, क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स की तरबियत के अंदर ये आता है कि बच्चों को जो है वो स्टार्टिंग से इन चीज़ों के ऊपर लेकर आया जाए। अगर बच्चों को आप लोग जिस तरीके से टैकल करेंगे, जिस तरीके से डील करेंगे, तो वो बड़े होकर उसी तरीके की डीलिंग जो है वो आप लोग के साथ आजमाएंगे और आप लोग के साथ उसी तरीके की डील अप के साथ चलेंगे। क्योंकि अगर आप लोग बच्चों की शुरू में ही फरमाइशें पूरी करना शुरू कर देंगे और उनको स्टबन बना देंगे, ज़िद्दी बना देंगे, चाहे वो लाड प्यार से बनाएं या फिर मारपीट के बनाएं, दो तरह के ज़िद्दी बच्चे होते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो बच्चा फिर किसी की परवाह नहीं करता। बच्चा कहता है कि अगर मैंने मांग लिया तो फिर मुझे अब वो चीज़ चाहिए। तो यही सवाल मैं डॉक्टर आबिद से भी करूंगी। डॉक्टर आबिद, जैसे कि हमारे कॉलर ने सवाल किया था कि डाइट प्लान बड़ा जो है ना आजकल डिस्टर्ब किया हुआ है बच्चों ने, कि हमें ये खाना है, फास्ट फूड ऑर्डर करना है, बाहर से ऑनलाइन फूड का बड़ा जो है वो ट्रेंड चल चुका है कि लोग जो है ऑनलाइन डिलीवरी ले लेते हैं घर के अंदर, घर के खाने को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे पहले तो मैं याया साहब का जो हमारे कॉलर हैं बेहद मशहूर हूँ। ये हमें मेरे ये गुड लक है कि मुझे ऐसे कॉलर मिले हैं। ये मुझे एक तज़कियाकार नज़र आते हैं, बड़ा एक्यूरेट सी है इनकी माशरे पर इनकी नज़र जो है, और बड़ा अच्छा सेंसिटिव टॉपिक ये उठाते हैं। इस वक्त भी इन्होंने जो टॉपिक उठाया ये, और ये बड़ा अहम है, ये बच्चों की तरबियत है। हम किसी दिन पूरे इस पे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये बच्चे ये उन बच्चों का जिक्र है जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना। अभी ये बच्चे कोई जॉब पे नहीं है, अभी सिर्फ स्कूल जा रहे हैं और छोटे मोटे काम घर पे बैठ गए उठ गए, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक तो यही फैक्टर हो गया कि जब ये बच्चे स्कूल से आते हैं तो हमें ये चाहिए कि उनके जो काम है बच्चों के, जो उनकी रूटीन है उस पर नज़र रखें। तो ये जो स्कूल गोइंग बच्चे, इनको हम जल्दी काबू कर सकते हैं।
इसलिए कि अभी ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होता इनके साथ कि बाहर जाके बैठ जाएं, किसी जगह कैफे में बैठ जाएं। अगर ये जाएंगे तो आपको पता है उनका आजकल का तालीम पे शेड्यूल बच्चों का बड़ा टफ होता है। सुबह जाना, दोपहर पे कुरान भी पढ़ना है उन्होंने, रात को ही बैठना है उन्होंने, टाइम पे सोना है, सुबह उठना है। तो ऐसे बच्चों को हम जल्दी काबू कर सकते हैं। मेरा कहना पेरेंट्स से यही है कि ये मीटिंग किया करें अपने असातिज़ा के साथ। ये बच्चों को जो टीचर है उनकी मीटिंग भी होती है, बहुत से स्कूल ऐसे जिनमें मंथली मीटिंग हो रही है, कोई वीकली हो रही है। तो वहाँ जाके उनके साथ बात करें कि ये बच्चों का या स्कूल में क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ पी रहे हैं, कि घर में ये नहीं खाते हैं ये। असल में सबसे पहले मैं एक हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं आजकल बगैर सोचे समझे जो सप्लायर है, ये ताजिर जो है ये नहीं देख रहा कि हम बच्चों को किस लाइन पे लगा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें बाहर इन्होंने अवेलेबल की हुई है। समझते कि चेक एंड बैलेंस माँ बाप का भी होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अगर घर से उस बच्चे को इस तरीके का ट्रीट करेंगे कि बेटा ये आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी, ये चीज़ ये आपने नहीं खानी, और अगर अपनी उनकी जिद पे आकर या बच्चा बड़ा जिद कर रहा है और बड़ा रो रहा है कि भाई मुझे चाहिए चाहिए, और माँ बाप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। और आजकल आप बच्चों की रूटीन देख रहे हैं, बच्चे हाथ में टैब लेके खाना खाते हैं, फ़ोन लेके खाना खाते हैं। अब तो माँ बाप को तो हमारे दौर के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यानी हमारे माँ बाप तो अगर ऐसे होते थे कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं और अगर उसमें हमने जिद कर ली कि हमें ये नहीं चाहिए ये खाना, और हमने रो दिया, तो हमारे मुंह पे तो बल्कि चमाट आता था कि आपने यही खाना है। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो मैं देख रही हूँ कि बच्चों को पैम्पर बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे खुद बिगड़ते हैं। और ये कसूर बच्चों का नहीं होता, क्योंकि बच्चों को ट्रीट ही ऐसे किया जा रहा है। बच्चों को जिस तरीके की आप ख्वाहिशात पूरे करते जाएंगे, ये नहीं कि उनकी जायज़ ख्वाहिशात बिल्कुल आप पूरा करें, पेरेंट्स का हक होता है, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है या ये इसके लिए नुकसान का बायस बन सकती है, वहां तो पेरेंट्स को चाहिए उनको वहां पर शटअप कॉल दे दे। और अगर आप स्टार्टिंग से शटअप कॉल देंगे तो आगे जाके मजीद जो है वो बच्चा इतना स्टबन नहीं होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। आप सही कह रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हुमेरा बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी छोटी बहन है, तकरीबन उसकी उम्र 17-18 साल के करीब है। उसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और उसके जो चेस्ट के दरमियान की जो सीने की हड्डियां हैं उसमें दर्द रहता है, खास तौर पे जब सुबह उठती है उस वक्त बहुत दर्द होता है। ठीक है, इनका जवाब दे दें डॉक्टर। मैं उनका पहले याद साहब को कंप्लीट कर दूं ब्रीफली कि उनका कहना बिल्कुल सही है कि बच्चों को हमें तरबियत उसी वक्त होगी जब हम पेरेंट को और उनके असातिज़ा को इन कॉन्टेक्ट रखेंगे। देखिए वालिदैन बिजी होते हैं, माँ अगर घर की एजुकेशन इसीलिए पेरेंट के लिए भी ज़रूरी है। माँ अगर एजुकेटेड है तो बच्चों को सही तरह फॉलो कर सकती है, बच्चों को पता चल सकता है कि ये क्या खा रहा हो क्या नहीं खा रहा। ये एजुकेटेड माँ और शार्प माँ ही कर सकती है, हर माँ ये काम नहीं कर सकती। इसलिए कि बच्चे जो चीज़ लेके आ रहे हैं, जो बाहर से खरीद के या वो खा रहे हैं, उसकी कंपोजिशन और शक्ल ऐसी है कि हम और आप घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, और देखने में बड़ा फैसिनेटेड होती है। तो हम शुरू में कह देते हैं कि चलो भी खा लो, हमें उसके इफेक्ट्स का नहीं पता, लेकिन पढ़ी लिखी माँ फौरन देखेगी, उसके लिटरेचर देखेगी क्या चीज़ है, तो उसको मना करेगी। हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसी चीज़ें बच्चों में दी जा रही है जो ज़्यादातर बच्चों की आदतें खराब एडिक्शन करती हैं, वो बच्चों को गलत आरा की तरफ लेके जा रही हैं। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए बाहर का सिस्टम जो है। स्कूलों में अपनी कैंटीन हो और वो जो है वो उसूल के हेल्थ के उसूल के तहत होनी चाहिए। बच्चों को बाहर की कोई चीज़ पर हिसाब नहीं कराएंगे। इसी तरह जो बड़े बच्चे हैं हमारे, उनको जो बाहर बैठने के उठने गए हैं उनको टाइम नहीं दें आप, उनको टफ टाइम आप घर में लगाएं या किसी काम पे लगाएं। आप बाहर चीज़ें खाने पीने में अगर आपको वो खा रहे हैं तो अपने साथ लेके जाएं। आप वंस ए वीक है या ट्वाइस ए वीक है या वंस ए मंथ है, आप खुद लेके जाएं बच्चों को खाने के लिए। आप उसको बाहर उसको नहीं उकसाएंगे। ये साहब का था। दूसरा ये था उनका कि एक्सरसाइज का उन्होंने बताया था कि बच्चे रात को एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो इंटरनेशनल रूल है वो ये है कि जो छोटे बच्चे यानी यंगस्टर जो हैं वो 7 से 8 या 7 से 9 कर सकते हैं। उसके बाद वो आके एक रेस्ट करके खाना खाएं और सो जाएं। बड़ों के लिए जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए मॉर्निंग है, समझे ना। 20 से 40 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज उनको मॉर्निंग सेशन में करनी चाहिए, ताकि उसके बाद वो नमाज के बाद जो है वो अपना नाश्ता वगैरह करेंगे। जो है वो सवाल कंप्लीट हो गया होगा, जवाब उनको मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। दूसरा जो खातून ने डिस्कस किया था
ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इनका। ये जो पेन स्टर्नम का पेन होता है इसको हम लोग कहते हैं रीट्रो स्टर्नल पेन। ये जो हड्डी के सेंटर की बता रही है, इसके नीचे जो भी पेन होता है हम उसको सीरियस कंसीडर करते हैं। ये ज्यादातर कार्डिक पेन में जाती है बात। आप उसका फौरी तौर पर कंसल्टेंट से रुजू करें। चेस्ट एक्सरे तो फौरन करवाएं डॉक्टर से, कहें चेस्ट एक्सरे करें इनका और ईसीजी वगैरह करें इनका। ये इंशाल्लाह है यंगस्टर है, ये बात नहीं है कि यंगस्टर में कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है या लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, या कोई फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, कोई हो सकता है कोई चोट मोट इनको कभी लगी हो, ज्यादा काम करने से एग्जर्शन है, जी हाँ बहुत सी चीजें तो होता है। लेकिन मैं सीरियस की तरफ जा रहा हूँ कि आप इसके छोटा मोटा करके इग्नोर ना कर दें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है जी। जी तो जो उसके आप लिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से उस कॉलर ने सवाल किया था कि मे भी माइट बी पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो खांसने की वजह से भी ज्यादा जो है खांसी के जो जी मैं बताता हूँ। देखिए अलग किस रीजन वाइज होते हैं, अगर नमूनिया का या खांसी का है तो वो लेफ्ट या राइट साइड पे होगा, रीट्रो स्टर्नल नहीं होगा। रीट्रो स्टर्नल हम लोग स्पेसिफिक रीजन ले लेते हैं, उसमें चंद बड़ी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। अभी मैं कहूँगा तो खाम का एक लहर दौड़ जाएगी परेशानी की, तो हमें ऐसा परेशान नहीं करना। जो बिल्कुल सीने के अंदर जो हड्डी उसके जो बिल्कुल नीचे जो पेन होते हैं उनको फौरी तौर पर कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। हो सकता है फिजियोलॉजिकल हो। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि ये बच्चियां किसी को देख लेती हैं सीरियस केस को, उनके जहन में बैठ जाता है कि अच्छा नीचे हुई थी, नीचे पेन हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। अब ये साइकोलॉजिकल चलता है। बहुत से मेरे पास केसेस है कि सर ये क्या हो रहा है। जब हमने क्लियर कराया देखा तो कुछ भी नहीं था। हमने उसको कहा कि सब जहन को फ्रेश करने की मैसेज थे, वो ठीक हो गई हैं, लेकिन बाहर डिटेक्ट भी हो जाते हैं, ये डिटेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें फौरी तौर पर इनको कंसल्टेंट को दिखाएं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नफ्सियात का भी बड़ा रोल होता है। यानी अगर आप किसी को देख रहे हैं तो कम से कम ये चीज़ अडॉप्ट ना करें कि अगर वहाँ पे डेथ हो गई बिल्कुल आती है, यंगस्टर बच्चियों में ऐसा होता है। हाँ, ये बड़ा अमूमन हमारी सोसाइटी के अंदर देखा भी जाता है कि लोग एक दूसरे से अडॉप्ट बड़ा करते हैं, लोग एक दूसरे से ना पिक बड़ा करते हैं और नेगेटिव चीजें बड़ी पिक करते हैं कि अगर उसके साथ ये हादसा हो गया और उसको भी सेम सिम्टम्स यही थे तो मेरे साथ भी यही होगा, मैं भी जो है अगर वो उसका डेथ हो गई तो मेरी भी हो सकता है डेथ हो जाए। तो ये बड़े जो है ना हाँ माइंड सेट के ऊपर सवालात आते हैं। लेकिन इस तरह की तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे रिकवर कर जाते हैं और ये जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं ये तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और जैसे कि हम देख रहे होते हैं अप एंड डाउन हमारी ज़िंदगी के अंदर चल रहे होते हैं, तो इसको सही से टैकल करना आपका फ़र्ज़ बनता है। कोताही ना करें, कोताही करेंगे तो बहुत सारी जो है ना आप लोग के साथ मसले मसाइल भी क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए नुकसान का बाइस भी बनेंगी। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे मेजर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, यानी लेवल्स होते हैं इनके। अगर आप पहले लेवल पे पकड़ लेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी और अगर आप उसको आगे लेकर जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना शुरू कर देगी। और जब जहाँ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये है कि आप फिजिशियन के पास ना जाएँ। अगर फिजिशियन के पास आप नॉर्मल वायरल लेकर जा भी रहे हैं और वो आपको मेडिसिन दे भी रहा है तो 1 हफ्ते का अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो आपको दे रहा है तो 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं सही हो रहे आप तो बार बार फिजिशियन या अताई डॉक्टरों के पास रुजू ना करें, बल्कि आप लोग जो है कि एक अच्छे कंसल्टेंट के पास चले जाएं, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो स्टार्ट से पकड़ेगा आपको, यानी आपके टेस्ट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग वो करवाएगा, डायग्नोस होंगे आपकी तमाम चीज़ें, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाएगी। क्योंकि एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। एंटीबायोटिक भी ऐसे इस्तेमाल नहीं की जाती, उसको भी किसी कंसल्टेंट की राय के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ जो है वो एंटीबायोटिक की वजह से भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बिल्कुल सही है। इसमें एक बात और कर दूं कि ये मैदे की जो बीमारियां होती हैं उसमें भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ये बच्चे ज्यादातर बर्गर है ये चीजें खाती हैं तो हार्ट बर्न हो जाता है, जलन वलन शुरू हो जाती है, उसमें भी सिंपल ये होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को जो भी हो ईजी ना लें। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये तमाम चीजें ईजी नहीं ली जा सकती, क्योंकि जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब ये मेरे लिए मसाइल क्रिएट करना शुरू हो गई है तो फिर आप वहाँ पर फ़ौरन से पहले चले जाओ। और आजकल छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी होती जा रही है तो देर मत किया करें, फ़ौरन से पहले जो है अपने घर के डॉक्टर बनने से बेहतर है कि आप एक कंसल्टेंट के पास जाएं, वो आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया, इसके बाद नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी, वो भी हेल्थ के ऊपर रखा है हमने, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।